अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ हैं वाजिद। अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस आवर में हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मुख्तलिफ इकोनॉमीज़ के बारे में कुछ अच्छी और कुछ थोड़ी सी बुरी खबरें भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो वाजिद, शुरू करते हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छी खबर एक ये है सबसे पहले कि पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI, वो उसमें एक रिकॉर्ड अपेरेंटली इंक्रीज़ हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से 35% है शायद जी तो कुछ इस बारे में ज़रा बताएंगे कि इंक्रीज़ कितने पीरियड में है और पहले क्या था, अब क्या है, ज़रा डिटेल्स शेयर जी करें। शहरियार, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रिसेंटली डाटा रिवील किया है उसमें ये बताया गया है कि जो करंट फिस्कल ईयर हाफ है उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें 35% इजाफा हुआ है। अगर जो डाटा की अगर बात की जाए तो उसमें ये बताया गया कि जो करंट फिस्कल ईयर में पाकिस्तान ने $862 मिलियन रिसीव किया है, और जिसको अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो वो 640 मिलियन था डॉलर लास्ट ईयर में। तो जो इजाफा हुआ है वो वूफिंग एक $220 मिलियन था सारा। तो और इसमें कैश FDI इनफ्लोज की बात की जाए तो उसमें दिसंबर में, खाली दिसंबर में जो फिस्कल ईयर 2023 है उसमें 211 मिलियन का इजाफा हुआ वहाँ पे। तो डेट्स वेरी सरप्राइजिंग और पाकिस्तान से इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंजेक्ट बूस्ट है। आई थिंक ये जो इन्फ्लोज की आपने बात की है, मेरे ख्याल से ये जो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो देयर हैज बीन अ 6 टाइम इंक्रीज। यस, ठीक है ना। जो पिछले साल का दिसंबर फिस्कल ईयर 2022, उसमें आई थिंक द फिगर वाज 33 मिलियन। जी 33 मिलियन था, इस और दिसंबर में देखा जाए तो 211 मिलियन 211 मिलियन, जो 6 टाइम इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। 206 टाइम इंक्रीज हुआ है वहाँ पे। जी सो इकोनॉमी का इसमें डेफिनेटली बूस्ट तो मिलेगा इसमें। उसके साथ साथ एक इसी से लिंक्ड एक खबर ये भी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो चल रहा है आजकल डेवोस में, स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट और दुबई की गवर्नमेंट के साथ बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है जो कि $3 बिलियन का है। जी ये $3 बिलियन का एक एग्रीमेंट बड़ा इंक हुआ है दुबई में, दुबई और पाकिस्तान का, UAE का। तो दुबई में दुबई जो UAE है उसने प्लेज किया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रीज़ और जो दूसरी IT के शोबे हैं इनमें वो इन्वेस्ट करेंगे एटलीस्ट ओवर द ईयर। जो $3 बिलियन है वो इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे। तो यानी एक FDI तो हमारे पास आ ही रही है, उसके अलावा ये भी एक एग्रीमेंट इंक हो गया है जिसके वजह से मजीद डॉलर्स आने वाले हैं। जी जी तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर द इकोनॉमी। मुझे FDI से याद आया कि इंडिया के बारे में पढ़ा था कि इंडिया की इकोनॉमी में 16 साल में पहली दफ़ा उनकी FDI जो डिक्रीज़ हुई है, फॉल हुई है, जो कि ऑब्वियसली जो अपोजिशन है उनकी वो ब्लेम कर रही है मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इसके लिए कि भी इससे लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे बिकॉज अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कोई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम FDI की चलें बात इतनी कर रहे हैं, कुछ आइडिया ही FDI होती क्या है, लाइक व्हाट इज इट इवन? बेसिकली शहरियार, FDI ये होता है कि जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क में के जो मुख्तलिफ शोबे होते हैं, वो इंडस्ट्री होती है, इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, या मुख्तलिफ IT के शोबे में मामला आते हैं और कुछ छोटी इंडस्ट्री होती हैं, जब उसमें कोई दूसरा मुल्क किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में एक डायरेक्ट जो इंजेक्ट बूस्ट होता है उसमें अहम किरदार अदा करता है कि आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है जिसमें जो बिल्कुल आपके जो मुल्क के मुख्तलिफ शोबे हैं जो बैकबोन है इकोनॉमी की, उसमें खर्च होते हैं ये सारे। हम इन्वेस्टमेंट की बात कर तो रहे हैं जो कि डॉलर्स में हमारे पास सुना है, काफ़ी सारे डॉलर्स हमारे पास आने वाले हैं। तो डॉलर के रेट की अगर बात करें तो डॉलर का रेट जो है पिछले कुछ अरसे में मुस्तकिल गिरता ही जा रहा है, और अगर कल का जो क्लोजिंग टाइम था स्टेट बैंक के हिसाब से उसमें डॉलर का रेट $0.04 डिप्रिशिएट किया है, एंड इट आई थिंक क्लोज्ड एट 279.98 रुपीज़ हो गया डॉलर इस वक्त। तो काफ़ी अरसे से गिर तो रहा है, डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा है, बट डू यू नो कि लाइक इसके रीजंस क्या हैं, क्यों there's been a steady decrease in the dollar price? बेसिकली सर यार, बात की जाए तो लास्ट वीक में दो बहुत एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये थी कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो जिसमें जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे UAE है, जिन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में पैसे रखवाए हुए हैं, जिनको आप ज़बान में कॉमन लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करूँ कि एक इकॉनमी को टेम्प्रेरी रिलीफ दिया हुआ है, तो उसमें UAE ने भी तकरीबन $2 बिलियन पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में रखवाए थे। तो उसकी जो उसको रोल ओवर कर दिया गया, उसकी जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे वो स्टडी रहे हैं। और साथ एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि IMF की तरफ से जो एक लोन ट्रांच थी $705 मिलियन की, तो वो भी रिलीज़ हुई है। तो जब दोनों डेवलपमेंट हुई है, एक तरफ UAE का रोल ओवर हुआ है, साथ IMF की तरफ से लोन हुई है, तो इसकी वजह से जो पाकिस्तानी रुपी था अगेंस्ट द ग्रीन बैक वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, काफ़ी स्टडी रहा है, और उसने विन बैक किया वापस। अच्छा, इसमें हमने दो चीज़ों का जिक्र किया, एक तो UAE का जो लोन को रोल ओवर किया है वो चीज़, एंड IMF का जो लोन है। कैन यू ब्रीफली टेल मी
मुझे थोड़ा सा, मैं इस बारे में थोड़ा वीक हूँ कि ये तो लोन रोल ओवर होता क्या है, लाइक मतलब क्या है इसका लोन रोल ओवर करने का, एंड दूसरा ये IMF की जो अग्रीमेंट है इसके बारे में कि ये तो हमें एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी ना, इसकी टोटल अमाउंट क्या है और कितने ओवर द कितना पीरियड हमें ये मिलने वाला है, कुछ आइडिया? बेसिकली जब कंट्रीज़ एक दूसरे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ होती हैं वो एक दूसरे की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ऑन अ फ्रेंडली ग्राउंड को, जब कोई भी एक कंट्री इकोनॉमिकली डिप्रिशिएट हो रही हो तो उसको रखवाने के लिए उनकी फॉरेन रिजर्व में इंजेक्ट बूस्ट करने के लिए वहाँ पे वो कुछ पैसे रखवाते हैं वहाँ पे। इसी तरह पाकिस्तान और UAE के, जैसे कि आपको पता है कि एक फ्रेंडली आपस में टाइज़ हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफ़ी रिसेंटली लास्ट मंथ में ख़राब थी, जब जो बाद में काफ़ी एक रिकवरी भी हुई है। तो उसमें पाकिस्तान ने UAE से एक फ्रेंडली ग्राउंड पर क्या कहते हैं माहदे किए, जिसके अंदर ये था कि उनसे $2 बिलियन अपने फॉरेन रिजर्व में रखवाए गए। तो जिसमें ये कहा गया कि आपको हम टेम्परेरी एक रिलीफ देते हैं जिसमें हम आपकी फॉरेन रिजर्व में कुछ पैसे रखवाएंगे, और जब आपकी इकोनॉमी सेटल हो जाएगी देन वी विल टेक इट बैक। अच्छा, वापस देने जी। लेकिन जब उसकी जो $2 बिलियन रखवाए गए, उसकी जो तारीख थी, वो उसकी जो डेट थी, वो बिल्कुल करीब थी। तो और साथ अभी तक पाकिस्तानी इकोनॉमी की जैसे आप रिकवरी मोड में है, तो उस वक्त पाकिस्तान को वापस देने के उस वक्त स्टेज में नहीं था। तो दोबारा फ्रेंडली ग्राउंड पे दोबारा बातचीत की गई, और देन UAE ने ये फैसला किया कि जो $2 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में रखवाया गया है, तो उसको उसकी तारीख है उसको एक्सटेंड कर देंगे वहाँ पे। और ये जहाँ तक अगर IMF की बात की जाए तो ये रिसेंटली आपको पता होगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट ने एक माहिदा किया था जो एटलीस्ट तकरीबन कोई 3 बिलियन का था, तो उसमें मुख्तलिफ जो 3 बिलियन था IMF ने वो मुख्तलिफ एक साथ में इंस्टॉलमेंट्स में देना था, वहाँ पे लोन ट्रांच में देना था, जिसकी दो लोन ट्रांच पहले रिलीज़ हो चुकी थी, जो आखिरी रहती थी जो करंट हमारे माहिदे की, तो वो पिछले हफ्ते मिली है, जो $705 मिलियन है। जी। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज आपके मेरे ख्याल से शादी के प्लान्स कुछ हैं आपके, आप वो शौक भी मेरे ख्याल से रखते हैं, तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग खबर है कि गोल्ड की प्राइस जो है वो अच्छी खासी गिरी है पाकिस्तान में, एंड तीसरे दिन कंसेक्टिवली गोल्ड की प्राइस हैज़ डिक्रीज्ड। तो आई मीन इट्स अ वेरी गुड टाइम अगर आपने गोल्ड खरीदने का आपका कोई प्लान है। यार अभी एक तो सर्दी के मौसम में चल रहा है, और आपको पता है कि जब नवंबर शुरू होता है और नवंबर टू जैन पाकिस्तान में एक शादियों का सीज़न होता है, और शादियों में और गोल्ड बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि आपने मुंह दिखाई की रस्म में आप देते हैं, और दूसरे मामला आते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में मेरे लिए भी अच्छी खबर हो, जो यंगस्टर दूसरे हैं जो एस्पायर करते हैं कि वो जल्दी ये अपनी बेगम को प्यारे हो जाएं, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है ये। गिरा के कितना है गोल्ड, ये तो बताएं। देखिए, जो थर्ड कंसेक्टिव डे में जो कमी आई है वो एटलीस्ट तकरीबन कोई गोल्ड रेट में 3,500 से ऊपर जो पर तोला था उसमें वो कमी हुई है 3 डेज में। आई थिंक इस पूरे वीक में 3,500 रुपए जो है वो कमी हुई है। और इसका जो करंट डॉलर वो गोल्ड का रेट है इस वक्त 2,13,700 पर तोला है, इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है आफ्टर 3 डेज ऑफ कंसेक्टिव जो प्लमेट हुआ है। तो उसके बाद तो आई मीन इससे पहले कि फिर बढ़ जाए गोल्ड, तो उससे पहले मेरे ख्याल में मशवरा सबको यही है कि जो करना चाहते हैं तो वो टाइमली ले लें। और बाकी जो यूथ्स जो है ना, वो उनको अगर बहुत ही जल्दी है तो वो सोच लें। नेक्स्ट जो है मुझे लगता है वाजिद, एक और हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा काइंड ऑफ आप कह लें सेटबैक भी है कि हमने पाकिस्तान ने लोन्स बहुत बोरो किए हैं। इस अभी तक जो हाफ फिस्कल ईयर हो चुका है उसमें लोन्स हमने बहुत बोरो किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट $6 बिलियन के लोन्स मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से, मल्टीपल सोर्सेज से हमें मिले हैं, जिनमें ज़ाहिर सऊदी अरब भी है, US भी है, चाइना और ADB, वर्ल्ड बैंक वगैरह। तो इन लोन्स की ज़रा डिटेल्स आप बता सकते हैं किसने कितना दिया है इन 6 मंथ्स में? जी सर, यार इसमें अगर बात की जाए तो सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन थी वो तो IMF की तरफ से थी। अगर सेकेंडली बात की जाए तो ये जो आपने $5.968 बिलियन जो हमने लोन रिसीव किया है अपने ये लास्ट फिस्कल ईयर में, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी IMF के बाद वो थी सऊदी अरेबिया की, जो तकरीबन $2 बिलियन था। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कंट्री जो हेड हैं उनकी तरफ से हमें $491.5 मिलियन रिसीव हुए, जो कि IMF, सऊदी अरेबिया, देन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में रिसीव हुए। फिर उसके अलावा चाइना ने हमें तकरीबन को $508 मिलियन दिए इस पूरे जो कंट्रीब्यूशन है $5.966 मिलियन के लोन में। फिर उसके बाद
एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो सरफहरिस्त है, जिसकी तरफ से हमें तकरीबन कोई 589.43 मिलियन डॉलर रिसीव हुए हमें वहाँ पे। तो ये टोटल मिला के तकरीबन कोई हमने लास्ट फिजिकल ईयर में को काफ़ी ज़्यादा भी है, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए ज़रूरी भी था कि हम लोन बोरो करें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं था। आई थिंक इन 6 मंथ्स में, लास्ट 6 मंथ्स में हमने अगर ऑलमोस्ट 6 बिलियन रिसीव किया जी है, जी तो कंपेयर टू द लास्ट ईयर का इस यही पीरियड 6 मंथ्स ऑफ द लास्ट फिजिकल ईयर, आई थिंक उसमें ये लोन था, मेरे ख्याल से 5.6 था, जो कि अब 6 बिलियन तक जा जी। पहुंचा अगर है। दोनों लास्ट ईयर को भी कंपेयर करें, करंट ईयर को भी, फिजिकल ईयर को कंपेयर करें, तो कोई ज़्यादा कोई इजाफा नहीं था, दोनों बराबर ही थे। और देखें जो लास्ट फिजिकल ईयर में था, जो हमारा था 2022 से 2023 का, उसमें हमने 5.595 किए हैं हमने, यानी 5 अरब आगे 59 लाख 5,000 बिलियन रिसीव किया है। जबकि ये अगर करंट फिजिकल ईयर की बात की जाए तो उसमें 5.968 है, तो कुछ पॉइंट्स का फ़र्क है, लेकिन सेम ही रहा है हमारा। आई मीन ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है तो सही ना। आई जी मीन जी, बढ़ा तो वहाँ पे है, बढ़ा है, कमी नहीं हुई। दैट वुड मीन कि हमने लोन ज़्यादा लिए हैं बिल्कुल इस साल में। बिल्कुल। तो आई मीन ये थोड़ी सी हमारे लिए वो तशवीशनाक खबर है। आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का जिक्र किया, ये इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन है कि एग्जैक्टली है क्या, किन लोगों के लिए ये? जी, ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, जिसमें आप जैसे मुख्तलिफ जो दूसरे बैंक्स हैं वहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके अलावा चाइनीज़, उसके अलावा कुछ और दीगर जो प्राइवेट बोरोवर्स वगैरह हैं, उनके थ्रू कोऑर्डिनेट करके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया है। तो उसके बाद जाके हमें ये एक इनिशिएटिव के थ्रू एक स्पेशल आपने एक समझ लें कि एक इंस्टीट्यूशन कायम किया जो उन बैंक से कोऑर्डिनेट करेगा और उनसे लोन बोरो करेगा अपने बिहाफ पर। ये काइंड ऑफ ब्रिज है, काइंड ऑफ ब्रिज है जो एक Right. इनिशिएट किया गया है, ताकि वो प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनसे एक अलग लेवल पे एक बातचीत स्पेसिफिक और एक डेडिकेटेड लोगों से गुफ्तगू हो, ताकि जो लोन का प्रोसेस है वो एक ईजी हो जाए, वहाँ ठीक पे है। स्मूथ हो जाए। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी खबर आई थी कि ओगरा ने RLNG की जो प्राइसेस हैं बोथ फॉर SSGC एंड SNGPL, वो आई थिंक इंक्रीज़ किए हैं पिछले रेट से, जो कि ज़ाहिर है अब इससे फ़र्क पड़ेगा आपकी इंडस्ट्री पे, बिकॉज इंडस्ट्री यूज़ करती है RLNG। तो वो क्या रेट्स हैं, ज़रा शेयर करेंगे? देखें, जो RLNG है, जिसको हम LNG आमतौर पर कहते हैं, वहाँ पे ये किसी भी, अब जो देखें पाकिस्तान में मेजर जो इनकी कंट्रीब्यूटर है, जो मेजर जो यूजेज है इनका, वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है वहाँ पे। ओके। ताकि वो LNG पे अपनी मशीनरी वगैरह चलाते हैं, बिजली भी होता है, लेकिन उसके बाद कंट्रीब्यूशन LNG करती है ऐड। तो उसमें जो इजाफा किया गया है वहाँ पे जो MMBTU जो एक यूनिट होता है LNG को मेजर करने का, उसमें कोई $12.65 का इजाफा हुआ है। ओके। और उसके साथ साथ जो जबकि लास्ट अगर हम मंथ की बात की जाए तो उसमें जो MMBTU था RLNG वो 12.22 था, जो साथ इसमें कुछ डॉलर्स का इजाफा हुआ है, लेकिन ये कुछ डॉलर्स भी पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी एक क्रम्बलिंग फेज़ में है, उसको मजीद ये कुछ समझ लें नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा आई थिंक हम लोग बाकी मुल्कों से गैस लेने के फेज़ में हैं, तो वो मजीद आ रही हैं, आगे भी आती रहेंगी, तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर हमें मजीद पे करना पड़ेगा प्रॉब्लम। एक और आई थिंक जो कंसर्निंग खबर है वो एक्सपोर्ट सेक्टर से है, और वो ये है कि जो रेड सी में आजकल हुसी बाकी जो इसराइल के खिलाफ अटैक्स कर रहे हैं उनकी शिप्स के ऊपर रेड सी में, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट इस तरह से हर्ट हुए हैं कि हम वो बेसिकली रूट यूज़ करते थे फॉर आवर एक्सपोर्ट्स टू द वेस्ट। यूरोप में और USA के लिए जो हमारा रूट था वो यही बनता था, लेकिन अब उन अटैक्स की वजह से हमें एक डिफरेंट रूट लेना पड़ा है थ्रू साउथ ऑफ अफ्रीका, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है हमारा वो बढ़ गया है बाय आई थिंक 3500 किलोमीटर बढ़ गया है। अब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ज़ाहिर उससे कीमत भी बढ़ेगी, आपने फ्रेट चार्जेस भी एक्स्ट्रा देने होंगे, और ऐसे ही हुआ है फ्रेट चार्जेस जो है, फ्रेट कंपनीज जो हैं अब हमसे अराउंड $1800 मजीद चार्ज करेंगी, एंड सो दैट वुड मीन कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके बड़ी एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी, जिसकी वजह से नॉट जस्ट दैट जो उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है उसको भी उनको हायर प्राइस पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इसमें से जो फर्स्ट सेक्टर जैसे हर्ट हुआ है ना या हो रहा है, दैट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो पेरिशेबल आइटम है। अब प्रॉब्लम ये कि वो अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करके पहुंच रहा होगा तो ज़ाहिर फ्रूट एंड वेजिटेबल तो पेरिशेबल है, उसकी क्वालिटी पे अफेक्ट करेगा। तो आई थिंक एक्सपोर्टर्स जो हैं इस सेक्टर के वो थोड़े कंसर्न इस तरह से भी हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट आप रास्ते में तो है, पहुंचेगा तो किस हालत में पहुंचेगा,
एंड फॉर फ्यूचर जो है वो ज़ाहिर उनको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये तो एक फैक्टर है, बट इसके अलावा बेसिकली शहरियार बात ये है कि जो ये जो रेड सी है ये पूरी ग्लोबली अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो एक मैं अगर ये कहूँगा कि इसको मैं डीम करूँ कि ये बैकबोन है बिल्कुल एक्सपोर्ट का, फ्रेट शिपिंग का, क्योंकि 12% से ज़्यादा है इसमें जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं वो इसी रूट के थ्रू जाते हैं। और पाकिस्तान में भी जो प्रोडक्ट्स ज़्यादातर आती हैं वो यूरोपियन कंट्रीज जाती हैं, वो बेसिकली यही रूट अपनाती हैं क्योंकि शॉर्ट आई है वहाँ पे। तो अगर ये से ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडल ईस्ट में और उसे जो हुतीज़ हैं वो कुछ टारगेटेड कर रहे हैं शिप्स वगैरह को, तो और उसमें रिसेंटली लास्ट वीक पाकिस्तान कराची बाउंड एक शिप थी जिसके ऊपर भी हुतीज़ ने अटैक किया था, जिसके बाद से काफ़ी नुकसान पहुंचा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी। तो अब एक्सपोर्टर्स के लिए तो फिर ये एक काइंड ऑफ वेरी टफ सिचुएशन है कि उनकी अगर कुछ शिपमेंट उन्होंने पाकिस्तान में आनी होंगी तो वो बाउंड हो जाएंगी। उसके अलावा ये जो डिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे भी मजीद होगा। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स है तो उनमें कोई आइंदा कुछ दिनों में सिग्निफिकेंटली इजाफा हो सकता है उनकी कीमतों में वहाँ पे। और दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये सर्दियों का सीजन है, इसमें किन्नू हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और किन्नू की मार्केट जो है हमारे जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी मार्केट यूरोप में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। और उसके अलावा आई थिंक 1/4 ऑफ जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं कंट्री के दे गो टू द यूरोपियन यूनियन। बिल्कुल। तो आई मीन अगर इतना मेजर चंक हमारा एक्सपोर्ट का वहाँ बिल्कुल साथ इंपोर्ट करते हैं बिल्कुल। हाँ तो दिस इज गोइंग टू ऑब्वियसली हर्ट, अभी भी कर रहा है, हमें आगे भी लगता है करने वाला है इंपोर्ट आर्ट। बिल्कुल ये दोनों ये एक गो हैंड इन हैंड इफेक्ट होगा इंपोर्ट पे भी और एक्सपोर्ट पे भी वहाँ पे। अच्छा वाजिद, इसके अलावा मैंने सुना था कि पाकिस्तान में कुछ स्टार्टअप्स हैं ऐसी कंपनीज जो या आइदर दे शटिंग डाउन या फिर मैसिव ले ऑफ्स कर रहे हैं। अभी हमें पता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन कुछ इतनी स्टेबल नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, तो इस सिचुएशन क्या ये उससे लिंक्ड है या लाइक व्हाट इज द रीजन, और कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं, मतलब इनका क्या चल रहा है? बेसिकली शहरिया जब कोविड आया पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा एक स्टार्टअप्स का और एक न्यू स्किल वगैरह लर्निंग का एक बूस्ट आया वहाँ पे। तो जैसे कि आपको पता है कि सब वर्क होम बेस हो गया था सारा, तो इन स्टार्टअप में जिसमें क्लाउड बेस्ड किचन थे, जिसमें होम डिलीवरीज के सिस्टम थे, वो काफ़ी बिजनेस बूम किया। और लेकिन जब ये बूम किया तो जब कोविड के बाद एक लाइफ सबकी नॉर्मल पे आई तो इन स्टार्टअप्स को डिफ़िकल्टी होगी अपने फंड रेजिंग में, अपनी अखराजात अपनी मैनेज करने में और अपनी ऑडियंस, अपनी जो टारगेटेड इनके कंज्यूमर्स थे उनको मेंटेन करने में। क्योंकि जब कोविड में तो हर कोई अपने घर में मंगवा लेता था कि कोई होम डिलीवरी करवा लेता था या कुछ, बिल्कुल ऐसे स्टार्टअप्स वगैरह फ्लरिश कर रहे थे। ई कॉमर्स अभी फ्लरिश किया कि आप घर बैठे कोई भी चीज़ मंगवा लेते थे या इस तरह के और क्लाउड किचन वगैरह थे। लेकिन जब ये लाइफ बैक टू नॉर्मल हुई है तो उसके बाद से इन स्टार्टअप्स को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना हुआ है। तो इनमें जो मेजर एक पाकिस्तान का स्टार्टअप है चीते, जो एक आई थिंक आफ्टर द फूड पैंडा एक सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट एक होम डिलीवरी बेस वेरी पॉपुलर आल्सो वो सिस्टम है। तो उसने भी एक मैसिव लेवल पे ले ऑफ किया है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। सारा उनके पास फंडिंग शॉर्ट हो रही है, उनके पास उस तरह के कंज्यूमर्स जो लास्ट ईयर में थे उस तरह नहीं हो रहे। तो उसमें जो मेजर थे स्टार्टअप जैसे चीते है, उसके अलावा हमारे पास दस्तगीर है, ये भी बड़ा ई कॉमर्स का स्टार्टअप है। इन सब ने ले ऑफ स्टार्ट कर दी हैं। और लेकिन अगर बात देखी जाए तो इनका जो मेन रीज़न है कि इनके पास फंड रेजिंग इनके पास नहीं है, इनके पास फंड रेजिंग में शॉर्ट हो रही है, तो दैट्स इज द बिगेस्ट रीज़न। लेकिन अगर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की ये भी बात की जाए तो कि लास्ट जो वीक था उसमें जो हमारे IT मिनिस्टर हैं डॉक्टर साहब साहब, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्टार्टअप फंड रेज के नाम से, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान के स्टार्टअप्स हैं उनमें देंगे अगर वो कुछ आइडियाज़ लाते हैं तो उनमें इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। तो आई थिंक जहाँ ये मैसिव ले ऑफ हो रहा है कि जो एक रिसेंट इनिशिएटिव हुआ है तो उसके बाद से मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ जो स्टार्टअप एक जो वेव इसको डीम किया जा रहा है कि स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान आर डाइंग, तो आई थिंक वो कुछ हद तक रिकवरी हो सकती है। आई थिंक होता है बिकॉज इनमें बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो तो ऑब्वियसली एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो तो हो जाती है। उसके अलावा घर बैठे हम लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाती है इन बहुत सारे स्टार्टअप्स की वजह से। और जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने एक बिजनेस स्टार्ट करने में, उनके लिए स्टार्टअप्स के लिए वो मनी जनरेट करना, फंडिंग जनरेट करके अपना छोटा सा घर से शुरू कर लेना, वो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल था। तो स्टार्टअप कल्चर जो आई थिंक इसको प्रमोट करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें फ़ायदा ये भी हो रहा था कि देखें कि स्टार्टअप जितनी लॉन्च हुए थे सब टेक बेस्ड थे सारे। तो जो उनको यूज़ कर रहा था उनमें एक टेक सेवी जो हम कह सकते हैं कि जो टेक बेस्ड का नॉलेज था उनमें भी काफ़ी इजाफा हो रहा था। वो आई थिंक एज ए होल सोसाइटी
स्टार्टर्स वगैरह अगर हम एक नॉर्मल जो एक कन्वेंशनल हमारी डिलीवरी होती है फूड डिलीवरी, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक क्लाउड बेस्ड डिलीवरी पे, तो ऑलरेडी जो हमारा एक जो लिटरेसी रेट है इस हवाले से, टेक के हवाले से, वो भी इंक्रीज़ होता है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होती है कि आपको लोगों को टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको फर्दर हमने इनहेंस कैसे करना है, वो साथ साथ इसमें भी हेल्प आउट करता बिकॉज है। मुझे याद आया कि ऐसी भी स्टार्टअप्स हैं, हम स्टार्टअप की बात करें तो ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो लोग अनस्किल्ड या अनएजुकेटेड लोगों को टेक एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल कि वो बिल्कुल टेक को इस्तेमाल करके, अपने मोबाइल फोन्स को इस्तेमाल करके किस तरह से वो अपने होम बेस्ड बिजनेस को होम बेस, प्रमोट कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिकॉज यार होम बेस्ड आपने बिजनेस शुरू कर लिया, आप प्रमोट कैसे करो उसको, जी। और उसके लिए घर बैठ के तो आई थिंक सोशल मीडिया या आपका मोबाइल फोन, उससे बेहतर तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं है। तो देयर आर स्टार्टअप्स आउट देयर। और आपने अगर देखे होंगे अपनी होम डिलीवरी पे, तो अब तकरीबन कोई हर इलाके में कोई ना कोई क्लाउड बेस्ड किचन चल रहा है। एग्जैक्टली जो मुख्तलिफ ख़वातीन हैं जो अब बाहर नहीं जाना चाहती, बाहर जॉब नहीं करना चाहती, उन्होंने क्लाउड बेस्ड किचन यूज़ किया है। क्लाउड बेस्ड किचन्स भी हैं, और रिसेंटली ये भी बहुत बड़ा बूम आया है कि हैंडीक्राफ्ट्स के जो बिजनेसेस जी, हैं, जी, होम जी। बेस्ड बिजनेसेस, जी जी वो ट्रेडिशनल जो खवातीन हैं, अब ज़ाहिर है वो उनमें से बहुत सारी ऐसी होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, निकल पाती बिकॉज ऑफ कल्चरल रीजंस, जी कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रीजंस। तो उनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का बहुत अच्छा तरीका है। वो एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड हो गई, बट एट द सेम टाइम टेक लिटरेसी भी जो है ना, टेक लिटरेसी भी provide वो भी उनकी की जा रही है। जी, जी। उस तरह की भी स्टार्टअप्स हैं। हम्म। तो आई थिंक जहाँ स्टार्टअप्स एक लाल से गुजरी हैं, वहाँ पे एट द सेम टाइम ऐसे स्टार्टअप्स भी बूम कर रही हैं जो आपको बाकी लिटरेसी प्रोवाइड कर रही हैं। मेरे ख्याल में जब जैसे अब अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो पाकिस्तान में काफ़ी हाई है, जिसमें Yes. अब आपका हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किसी भी मतलब इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल को कैटर नहीं कर सकता कि उसको एम्प्लॉयमेंट दे। तो इस सिनेरियो में अगर ये जो स्टार्टअप्स वगैरह है, तो ये आपकी एम्प्लॉयमेंट रेशो भी कम कर सकते हैं वहाँ पे, और गवर्नमेंट को आई थिंक बजाय एक आप कोई वैकेंसीज वगैरह खोले, उनकी जो अखराजात हैं उसको स्टार्टअप्स में लगाना चाहिए, Startups को promote करना ताकि हर शहर की जो उसकी नीड है वो एक स्टार्टअप के थ्रू, एक कोई भी इनिशिएटिव के थ्रू, जस्ट लाइक अ टेक बेस्ड इनिशिएटिव, वो पूरी हो सके वहाँ पे। दूसरा मुझे याद है कि चीते का हमने जिक्र किया। चीते का तो मैंने सुना था कि वो दे कम्प्लीटली शटिंग डाउन एंड नॉट जस्ट ले ऑफ्स, ले ऑफ्स वो कर चुके थे, जी, 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 उनसे वहाँ पे। गुजारा नहीं हुआ, तो नाउ दे प्लानिंग टू शट इट डाउन कंप्लीटली। बेसिकली जो वो पहले कि- ले ऑफ ही करेंगे, फिर हाँ। आहिस्ता से शट डाउन कर देंगे वो। जो आई थिंक थोड़ा सा सैड इसलिए भी क्योंकि हम में से बहुत शायद ही कोई ऐसा जिसने चीते इस्तेमाल ना बिल्कुल, किया फॉर फूड same, डिलीवरी। जी, जी। बट आई थिंक फूड पांडा के आने के बाद वो एक कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया कि शायद वो कंपटीशन को नहीं सस्टेन कर पाए, बिल्कुल, ये या मेजर फिर फंडिंग जनरेट नहीं कर पाए होंगे। इसके मुख्तलिफ Multiple फैक्टर्स reasons होते हैं, इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। देखें, जब एक आप वेंचर कैपिटल रेज करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर हाई होता है वहाँ पे। तो जाहिर बात है, जब कंपटीशन भी हाई होगा तो आपको सस्टेनेबिलिटी भी करनी पड़ेगी, लेकिन मेन इशू इनका जो होता है फंड रेजिंग का होता है, और दूसरा है इन्होंने एक जिस वक्त में स्टार्ट किया था उस वक्त उसका बूम था, बिल्कुल। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो डिक्लाइन हो चुका है। तो मेजर ये भी रीज़न है, लेकिन फूड पैंडा ने अपने आप को सस्टेन किया है कुछ हद तक, लेकिन हम गॉड नोज के आगे इनका क्या फ्यूचर होगा, क्या मामला आते हैं। अच्छा, हम अपनी इकोनॉमीज की तो बात कर ही रहे हैं, बट आई थिंक इकोनॉमिक सिचुएशन जो ग्लोबली है ना, जी, वो जी। थोड़ी डाउनवर्ड चल रही है। बिकॉज नेक्स्ट अब यही मैं आपको बताने वाला था कि गूगल से सुना है कि गूगल की सीईओ ने, सुंदर पिचाई ने, ये अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनल मेमो एक रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने बता दिया उनको कि भाई हम कंपनी मजीद जॉब कट्स जो है वो करने वाले हैं। तो अब ज़ाहिर है वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहे होंगे। जो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट बेसिकली, उसने वो अनाउंस किया कि मजीद जॉब कट्स होने अब वाले ये हैं देखिए इस चल यार साल। कि ये जो खबर काफ़ी एक हेडलाइन थी कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, इन जस्ट जनवरी 2023 में उन्होंने 12,000 के करीब जो कट था वो किया, जो उनकी वर्कफोर्स का 6% बनता है वहाँ पे। 6% yeah. तो जैसे मैंने लास्ट आपसे बात की है मैंने कि एक बूम आया था कोविड में, एक ज़रूरत थी वर्क फ्रॉम होम की, अपनी यूटिलाइज करने की रिसोर्स की। तो उस मौके पे ना सिर्फ पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स थे वो स्टार्ट हुए, उस वक्त में जो ग्लोबल जो टेक जाइंट्स थे और स्टार्टअप्स, उन्होंने मैस लेवल पे हायरिंग की थी, बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त उनकी नीड थी। अब जैसे नीड उनकी डिक्लाइन होती जा रही है, तो साथ साथ वो मैसिव ले ऑफ करते जा रहे हैं, और आइंदा कुछ सालों में हम मजीद देखेंगे कि वो ले ऑफ ऐसे ही चलते रहेंगे वहाँ पे। आई थिंक कोविड के बाद लोगों का अंदाजा हो गया है कि हम कम वर्कफोर्स से काम चला सकते हैं। जी बिल्कुल। व्हिच इज लिटिल सैड आल्सो, बिकॉज ज़ाहिर है आपने पहले हायर किया एंड नाउ सडनली आपको लग रहा है कि उनका आपकी ज़रूरत है। आई थिंक इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ना, वो ये भी है कि अब बहुत सारी कंपनीज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए, एआई के होते हुए, तो ज़ाहिर है आपको ह्यूमन रिसोर्स की तो कम ही ज़रूरत पड़ती है ना। इंडस्ट्रियली जो हमारा जो IMF है, एक जो इंटरनेशनल मनी लैंडर है,
उसने भी एक वार्निंग इशू की है कि 40% जो ग्लोबली जो एक जॉब कट है एआई के थ्रू होने वाला है, यानी 40% लोग ग्लोबली अपनी जॉब लूज कर देंगे एआई की वजह से। एआई की वजह से बिल्कुल ऐसे ही है। हमें अपनी जॉब से जाने की मेरे ख्याल से करना चाहिए। हमें ख्याल से अपने मुल्क से थोड़ा बाहर निकल वैसे हमें भी जैसे आजकल जो एआई एंकर्स वगैरह हैं तो आई थिंक वो भी हमें रिप्लेस कर लेंगे कुछ एआई एंकर्स भी आ चुके हैं, कोई एआई एंकर्स भी आ चुके हैं, तो मेरे नहीं ख्याल कि हम भी सस्टेन कर सकते क्या है अभी तो पता नहीं। एआई मेरे ख्याल से एआई सब कुछ हो रहा होगा, स्क्रिप्टिंग भी एआई कर रहा होगा और एंकरिंग भी वही कर रहा होगा। आई थिंक मेरे ख्याल में या तो वही कर रहे होंगे, या एआई का पार्ट बन जाए या एआई बनाने वाले बन जाए, वो दो जो वे में ही हम कुछ बच पाएंगे बनाने का सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान से हम बाहर निकलते हैं, अपने नेबर से भी नजर डालते हैं। मैंने ये पढ़ा था कि इंडिया की एक डोमेस्टिक एयरलाइन है अकासा एयर के नाम से, उन्होंने 150 बोइंग 737 मैक्स के जो ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। नाउ ये सिग्निफिकेंट इसलिए है मेरे ख्याल से कि क्योंकि एक ग्लोबली एक बोइंग के बारे में एक वो चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, बिकॉज बोइंग 737 का एक मॉडल था, ये वाला नहीं है जो इंडिया ने ऑर्डर किया है, बट देयर इज अ सेपरेट मॉडल बोइंग का जो मिड एयर जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ था अलास्का के एयरलाइंस के साथ, तो उसके बाद से यूएस में कम से कम सारे बोइंग्स जो है ना उस पर्टिकुलर मॉडल के वो ग्राउंड हो गए हैं। तो इस सिनेरियो में इंडिया का बोइंग से ही ऑर्डर करना एक तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट था। दूसरा इसमें ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है दैट्स बीन कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन इंडस्ट्री। तो इंडिया कितना आगे निकल रहा है या निकल गया है, आई थिंक उसमें भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। दूसरी बात ये कि जो मैंने डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात की है, पता कि अभी तो डोमेस्टिक है बट इसने ऑर्डर ही प्लेस इसलिए किया बिकॉज़ इट्स प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस आउटसाइड इंडिया। यस ट्रू। इंडिया इज लाइक ग्रोइंग, उनके हर कौन सा सेक्टर ऐसा है जो पता नहीं ग्रो नहीं कर रहा होगा बिकॉज एक डोमेस्टिक एयरलाइन का इस तरह से सडनली देखिए शरिया, ये जो डोमेस्टिक एयरलाइंस की आपने बात की कि वो कुछ फ्लीट में ऐड कर रहे हैं बोइंग 7 वगैरह, लेकिन 150 एयरप्लेन, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो इंडिया की जो यूथ है वो आई थिंक वो कुछ ट्रबल में है। वो जो रिसेंट रिपोर्ट आई है कि इंडिया के जो यूथ है अक्सर जो अपने मुल्क में एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से वो इसराइल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, इसराइल की तरफ ताकि एम्प्लॉयमेंट ढूंढें। और रिसेंटली जो डाटा है कि इंडिया की जो 70% ऑफ यंगर फोर्स है जो एटलीस्ट को 29 ईयर्स की जो करीब पड़ती है 18 to 29 तक, वो अनएम्प्लॉयड है वहाँ पे। Absolutely. एक तरफ तो आप डोमेस्टिक लेवल को फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक जो इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी हो रहा है कि आप अपनी जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप जो इंडिया की जो एक मेजर यूथ है कंट्रीब्यूशन 17% वो अनएम्प्लॉयड है और वो डेस्परेट होके, वो भी जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग जा रहे हैं डेस्परेट होके, वो भी डेस्परेट होके यूरोप इसराइल जो टॉप पे आता है उसमें की तरफ मूव कर रहे हैं वहाँ। तो हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया वाले जाकर ना इसराइल जॉब करने के लिए इसराइल में इस वक्त जो है पिछले 4 महीने से जो हालात हैं उसी वजह से बेसिकली इसराइल में शॉर्टेज हुई है लेबर की। जी बिल्कुल। एंड इंडिया से आई थिंक उनको एक क्योंकि आई थिंक उन्होंने अपने जो सारी यंग फोर्स थी वो उसको अगेंस्ट एम्प्लॉय कर लिया ना, आर्मी में वहाँ पे डिप्लॉय कर लिया वहाँ पे, तो इस वजह से उनको भी वर्कफोर्स की कमी की शॉर्टेज है। इंडिया और इसराइल के तो वैसे भी हमें पता है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली टाइज है। और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बल्कि अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि एक उन्होंने लेबर मोबिलिटी का एग्रीमेंट इसराइल से वैसे भी साइन किया हुआ था, लेकिन वो इस अक्टूबर 7 वाला जो गाजा वाला शुरू हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, उससे पहले उन्होंने साइन किया था, जिसके अंडर ये सारे लोग जो हैं वहाँ जाने की कोशिश में हैं। एंड हरियाणा से स्पेशली बहुत लोग हैं जो हज़ारों की तादाद में लोग हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा टॉप पे आता है बिल्कुल। वो इसराइल जाने के ख्वाहिशमंद हैं एंड उनमें जो बेसिकली जिस किस्म का लेबर जो जाना चाहता है इसराइल, वो मेसन्स हैं, पेंटर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स और कुछ फार्मर्स भी हैं जो इसराइल जाने के ख्वाहिशमंद हैं फ्रॉम इंडिया। तो वहाँ से भी हमने ब्रेन ड्रेन की बात की थी कल। आई थिंक इंडिया से भी ब्रेन तो ड्रेन नहीं हो रहा बट लेबर ड्रेन जरूर हो रहा है। लेबर ड्रेन जरूर हो रहा है जो कि वहाँ की वर्कफोर्स जो है बाहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही है, जाना चाहती है। अच्छा, ये जैसे हम अपने हमसायों की बात ही कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारा एक बहुत ही फ्रेंडली और एक जिसकी हम कहते हैं हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है चाइना हर शहद से मीठा, तो चाइना हर लिहाज से फ्लोरिश कर रहा है, जिसमें एक रिसेंटली जो इनकी डेवलपमेंट एक बड़ी सिग्निफिकेंट हुई है टेक के सेक्टर में, इंपोर्ट के सेक्टर में, वो ये थी कि इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें जो एक्सपोर्ट है इन्होंने चाइना ने जापान को सरपास कर दिया है वहाँ पे। जो अगर देखा जाए तो चाइना ने 102 बिलियन डॉलर्स की जो ईवीज़ हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं अपने ये लास्ट ईयर में। और
जबकि जापान था उसने 4.3 मिलियन कार्स एक्सपोर्ट की हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट एक 56% इजाफा हुआ है चाइना की ईवीज एक्सपोर्ट में वहाँ पे। तो एक तरफ तो अगर हमको ब्रेन ड्रेन का हम इशू से लड़ रहे हैं, स्टार्टअप का इशू है, दूसरी तरफ अगर इंडिया में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, लेकिन चाइना हर लिहाज से एक फ्लरिश कर रहा है। आई थिंक अगर ये एक्सपोर्ट्स जो है चाइना की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के, तो जी। दैट वुड आल्सो मीन कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो ट्रेंड है वो जी, जी। ग्लोबली पकड़ है, इनकरेज हो रहा है। आई थिंक हमने भी यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हमारे शुरू ही थे पाकिस्तान में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो ये, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से ट्रेंड इतनी ज़्यादा नहीं शुरू हुआ है। होपफुली इन द कमिंग ईयर्स, जिससे फ्यूल कंजम्पशन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखें, ये ईवीज़ जो आती हैं किसी भी मुल्क में, अगर कोई अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है ईवीज़ को, तो उसके लिए पूरा फ्रेमवर्क बनता है। आपको उस लिहाज से, जैसे गैस स्टेशन होते हैं उसको आपको एक रिचार्ज स्टेशन बनाने पड़ते हैं, और जिस मुल्क में अगर उस तरह की मार्केट नहीं है उसको एक गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट करना पड़ता है कि ईवीज़ को, ताकि कार्बन नेट एमिशन वगैरह के गोल्स हैं, कुछ अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर करना है। तो उस लिहाज से जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो हो सकता है कि ये जो इस लेवल के इनिशिएटिव है वो किसी भी लिहाज से वो कारआमद नहीं हो सकता। पाकिस्तान में भी रिसेंटली कुछ ईवीज़ आई हैं जिसमें ई बाइक्स हैं, उनका इजाफा हुआ है, उसके अलावा कार्स का हुआ है। आई थिंक गवर्नमेंट ने भी इस हवाले से कुछ पॉलिसीज़ बनाना स्टार्ट कर दी हैं, जिसकी रिसेंट मिसाल ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अमंग द स्टूडेंट्स आई थिंक कोई 11,000 कोई ई बाइक्स देने का एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने का प्लेज किया है। इसमें स्टूडेंट्स को पंजाब में 11,000 के करीब ई बाइक्स दी जाएंगी। तो आई थिंक दिस इनिशिएटिव विल बूस्ट द आइडिया अमंग द पीपल टू यूज़ ईवी, टू मूव ऑन ईवी सारा। ये तो जब हमने ईवी स्कूटीज की ये बाइक्स की बात की फॉर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई थिंक हम नेक्स्ट टाइम जो है इस आई थिंक बिल्कुल आई थिंक ये सबसे मज़ीद डिटेल्स हमें चाहिए इसके लिए, बिकॉज स्टूडेंट्स का जो तबका है वो ऑब्वियसली इतना बड़ा है, एंड उनको ट्रांसपोर्ट के इश्यूज होते हैं, नॉट जस्ट इन डेवलप्ड एरियाज बट फार ऑफ एरियाज आल्सो। इंडस्ट्रियल इंग्लिश जो सबसे एक अहम बात इसमें ये थी इनिशिएटिव में, वो ये थी कि जो बाइक्स हैं स्टूडेंट्स को वो जीरो मार्कअप पे दी जाएंगी, इंस्टॉलमेंट पे दी जाएंगी। आई थिंक इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डिस्कस। वी विल नेक्स्ट आई थिंक हमें गाड़ियों की जहाँ तक बात की है, गाड़ियों का एक और जो गाड़ियों सेक्टर में एक और रीजन में भी बूम आया है, वो ये यूरोपियन यूनियन। वहाँ पर नई गाड़ियों के सेल्स में बूम तो नहीं आया, बट देयर इज बीन अ डिक्लाइन। जहाँ चाइना में बूम आया, चाइना ने एक्सपोर्ट बढ़ाई है, वहाँ यूरोपियन यूनियन में नई गाड़ियों की जो डिमांड थी, जो उनकी सेल्स थी, वो 3.3% गिरी हैं। एंड कहा यह जा रहा है कि उसका जो मेन रीज़न है दैट इज़ ड्रॉपिंग डिमांड इन जर्मनी, जो कि मेजर कार प्रोड्यूसर है, वो भी है। उसके अलावा लोगों में ज़्यादा ईवीज़ का ट्रेंड हो गया, और साथ साथ देखें ये इन्फ्लेशन का इशू है, ये इस वक्त ग्लोबली चल रहा है। लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है, वो लग्जरी आइटम्स के बजाय कुछ जो उनकी डेली यूज़ है, नेसेसरी आइटम्स है, उसकी तरफ वो कुछ ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं क्योंकि बाइंग पावर जब आपकी कम होगी तो आप अपने ज़ाहिर बात शौक वगैरह तो पूरे नहीं कर सकेंगे। आपकी जो नेसेसरी चीज़ें होंगी आप उन्हीं पे रिलाई करेंगे और उन्हीं को पूरी करेंगे आप वहाँ पे। आई थिंक 3.3% जहाँ दिसंबर के मंथ में ये फॉल हुआ फिगर नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का, आई थिंक ओवर द एंटायर ईयर 2023 में ये जो फिगर था नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का, दैट इंक्रीज्ड 13.9% इंक्रीज हुआ है, बट दिसंबर में आके शायद वो दिसंबर का फिगर जो है वो गिरा है। अच्छा, ये इसी बात से मैं आपको कनेक्ट करता हूँ कि जैसे मैं बात कर रहा था लोगों की बाइंग पावर की, तो बाइंग पावर में देखिए लग्जरी आइटम्स में जो एक वॉचेज़ होती हैं, जो एक वर्सटाइल वॉचेज़ हैं, रेट्रो वॉचेज़ हैं, वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करती हैं आपकी पर्सनैलिटी में। और अगर एक क्लासिक वॉच की बात की जाए तो उसमें दो ही बड़े नाम आते हैं, जिसमें रोलेक्स भी है और साथ राडो भी है। तो इंटरेस्टिंगली जो स्विट्ज़रलैंड का एक ग्रुप है वॉचेस का, रोलेक्स, उसकी जो सेल्स हैं उसमें सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है, और रिसेंट जो लोग रोलेक्स नहीं खरीद रहे। बिल्कुल, और जो कंपनी का टारगेट था 1.53 बिलियन, वो भी मीट नहीं हुआ। यानी अब रोलेक्स की घड़ियां ऑब्वियसली इतनी डिमांड में नहीं हैं, बिल्कुल। एंड जो मेजर कंपनी जो रोलेक्स बना रही है उसने अपने आई थिंक सेल्स के फिगर्स ऑफ ग्रोथ के फोरकास्ट जो हैं वो ड्रॉप किए हैं, बिकॉज उनको नजर नहीं आ रहा कि लोग खरीदेंगे। बिल्कुल, वो ड्रॉप किए हैं, और उन्होंने जो मेजर रीज़न उन्होंने बताई है, उन्होंने यही कहा है कि लोग अपनी जो लग्जरी आइटम है उसकी तरफ शिफ्ट होने के बजाय अपनी जो बिल्कुल कॉमन चीज़ें, जो नेसेसरी चीज़ें, उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और उसके साथ बाइंग पावर का उन्होंने एक मेजर जो एक साइड किया है रीज़न कि बाइंग पावर हो रही है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि लोगों में जो स्मार्ट वॉचेस का ट्रेंड काफ़ी इन हो गया है। स्मार्ट वॉच वो उनमें एक ही वॉच में उनके तकरीबन कोई उनकी हेल्थ की भी कवर हो जाती है, उनकी एक जो ट्रेंड एक लुक होती है वो भी कवर हो जाती है। तो
स्मार्ट वॉचेज आई थिंक वी कैन से दैट कि स्मार्ट वॉचेज ने जो एक क्लासिक वॉचेज तो उसको ओवरकम कर लिया उसके ट्रेंड को। अभी रोलेक्स की जहाँ रोलेक्स की राय सेल्स नहीं हो रही उसके बारे में एक और भी खबर आई थी कि पिछले महीने यूके में जो रोलेक्स ने अपनी प्राइसेस इंक्रीज की 4%। इमेजिन, आई मीन उनको पता है कि रोलेक्स नहीं बिक रही है, नहीं बिकनी आगे जाके, डिस्पाइट दैट उन्होंने 4% अपनी प्राइसेस इंक्रीज किया है। पर यूएस वाले शायद थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक समझदार निकले, उन्होंने नहीं की। यूके में ये प्राइसेस जो हैं रोलेक्स की घड़ियों की 4% इंक्रीज की। अब रोलेक्स आई मीन इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, आई मीन बहुत ही लग्जरी आइटम है, तो कुछ ही लोग खरीद पाते हैं नॉर्मली भी, और अभी शायद वो भी, लेकिन अब वो भी नहीं खरीद रहे, वो भी उन्होंने अपने जो अटेंशन है, जो अपना ज्यादा पैसा है वो डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स द फैशन ब्यूटी, ट्रैवल भी लोग ट्रैवल पे जो ट्रेंडिंग जो चीज चल रही है उसकी तरफ आ रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज़ कोविड में इतना अर्सा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया, स्पेशली वेस्टर्न नेशंस में, वो तो ज्यादा लॉकडाउन से रिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे ट्रैवल नहीं हुआ इतना। तो अब अगर उसके बाद से लोग, मेरे खास से ज़्यादा उन्होंने शुरू किया, बहुत ज़्यादा मुल्कों ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस को भी कम किया है, कट डाउन किया है, तो अब ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही है। आई थिंक लग्जरी आइटम्स, लग्जरी शॉपिंग है वो मज़ीद कम हो रही है। बिल्कुल ऐसी बात है। ये तो सारा कुछ हो गया। अभी आपको याद है हमने लास्ट एपिसोड में कुछ जिक्र किया था पासपोर्ट्स का। जी बिल्कुल। और पासपोर्ट्स का चक्कर ये है कि भाई अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स यूएई में हैं क्या? मेरे हैं तो नहीं, लेकिन क्योंकि आई मीन उनके लिए एक अच्छी तो नहीं, खैर थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग सी खबर है, क्योंकि पासपोर्ट रिन्यूअल, खबर है आपके पास? पासपोर्ट रिन्यूअल की जो कॉस्ट है ना वो बढ़ गई है। यस, चाहे वो 10 साल का हो चाहे 5 साल का हो, रिन्यूअल की कॉस्ट बढ़ गई है। वो ऑनलाइन बैठे कर सकते हैं रिन्यूअल्स को, बट कॉस्ट बढ़ गई हैं अनफॉर्चुनेटली। कैसे मतलब अगर वो बाहर है तो कुछ ना कुछ तो मतलब उनकी पासपोर्ट रिन्यूअल जो पहले जिस प्राइस पे रिन्यू होता था अब वो नहीं रही, तो ऑब्वियसली बढ़ गई है। वो चाहे बेशक दिरहम्स में कमा रहे हो, तो आई थिंक वो इम्पैक्ट करेगा उनको। आई एम श्योर करेगा, थोड़ा बहुत तो करेगा, बट करेगा। जैसे अगर आपने 5 साल की वैलिडिटी वाला जो पासपोर्ट आपने 36 पेजेस वाला नॉर्मल ड्यूरेशन में अगर आपने रिन्यू करवाना है, तो नाउ राइट नाउ उसकी प्राइस जो है वो है 5500। ओके। एंड अगर यही पासपोर्ट आपने अर्जेंट में करवाना है 36 पेजेस वाला 5 इयर्स की वैलिडिटी वाला, तो उसकी जो फी है दैट्स 7500। उसके अलावा एटलीस्ट आई थिंक तो 2000 टू 2500 तक का इजाफा हुआ है कोई? नहीं, इतना तो है फॉर श्योर है। वो पता नहीं मैसिव उन्होंने एकदम से ये प्राइसेस की इंक्रीज किया है। रिन्यूअल की भी, पासपोर्ट नया अप्लाई करने की भी जो फीस है उसमें भी कुछ चेंजेस तो आए हैं रिसेंटली। एट द सेम टाइम नॉर्मल जो पासपोर्ट है 72 पेजेस वाला जो डबल जो साइज होता है उसको रिन्यू कराने की जो कॉस्ट है वो दैट्स इंक्रीज टू 8000 रुपीज नॉर्मल ड्यूरेशन में। दैट्स नॉट द अर्जेंट वाला। अर्जेंट वाला जो है वाइल जो है उसकी प्राइस 11500 है भाई। 72 पेजेस वाला 5 साल वैलिड पासपोर्ट जो होगा वो आपको 11500 में आपने रिन्यू कराना है। पासपोर्ट बना हुआ है आपका, नॉट आपने नया भी नहीं अप्लाई करना, ये आप दोबारा से बनवा रहे हैं अपैरेंटली, उसके लिए भी आप 11500 देंगे। 11500 जी, इस वक्त ज़्यादा लग रही है मुझे कीमत। 11500 ज़्यादा है, बट हाँ वो 72 पेजेस वाला भी है ना। आपको अगर आधे पेजेस का चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। पहले तो मुझे कोई रिश्तेदार ढूंढना पड़ेगा ना। पहले तो आप उनको ये खबर दें, अगर कोई यहाँ पे दोस्त है रिश्तेदार वहाँ पे, तो उनको ज़रूर उनसे शेयर कीजिएगा। 10 साल वैलिडिटी वाला पासपोर्ट भी होता है जी, तो उसमें उसकी भी ज़ाहिर कीमतें बड़ी हैं। तो उसकी क्या कीमत है? उसकी भाई कीमत ये है कि जो नॉर्मल 36 पेजेस वाला है उसकी प्राइस अब 7000 हो गई है। 7000 फॉर अ पासपोर्ट रिन्यूअल, वो भी 36 पेजेस का नॉर्मल ड्यूरेशन में 10 साल की वैलिडिटी वाला। 7000 आई थिंक थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है। नहीं बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अगर यही 36 पेजेस वाला आपने अर्जेंटली करवाना है रिन्यू, तो उसकी प्राइस आपको पड़ेगी भाई 10,000। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पर 10 साल का के लिए वैलिड भी होगा ना भैया, भी देखें फिर आप देखें ना वो। अब जी खैर जिन्होंने दिरहम देने वो जाने। अब हमें लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जब से ये कोई ब्रेन ड्रेन का मामला हुआ है तो उसके बाद से पाकिस्तानी पासपोर्ट की फ़ीस भी बढ़ा दी है, और मतलब कोई पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, आई थिंक इनकी 5 उंगलियां घी में ही हैं आज। हमारा पासपोर्ट माशाल्लाह से अब क्या कहें उसके बारे में, इतना पॉपुलर है, ये तो होना था। बिल्कुल। बट लास्टली आई थिंक ये जो 10 साल वैलिडिटी वाला जो पासपोर्ट अगर आपने 72 पेजेस का बनवाना है या रिन्यू कराना है नॉर्मल ड्यूरेशन में, वो आपको 10,750 का पड़ने वाला है रिन्यूअल, नॉट न्यू एप्लीकेशन। बहुत ज़्यादा। एंड अगर आपने अर्जेंटली 72 पेजेस वाला रिन्यू कराना है अर्जेंट बेसिस पे इन अ फ्यू डेज ओनली, आपको बहुत जल्दी है अगर, तो वो उसकी फीस भाई 16,000 रुपीज़ है। 16,000, दैट्स नॉट अ स्मॉल फिगर।
बहुत ज़्यादा, काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है इसमें। तो वाजिद ये तो था आई थिंक जो हमने राउंड अप काफ़ी अच्छा हो गया। हमें नेक्स्ट के लिए भी हमें पता है बिल्कुल, आपने ऑडियंस के लिए बचा के रखना है। एग्जैक्टली, हाँ जी, बिल्कुल बचा के रखना, सब कुछ आज ही नहीं कर हाँ, लेना। हाँ, वी नीड टू स्लो डाउन अ बिट। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट एपिसोड पे हम दोबारा से हाजिर होंगे बिजनेस आवर के साथ। मुझे और वाजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। बाय बाय।